हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आईएएस के एडिटोरियल डिस्कशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली सर्विस बिल के बारे में। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इसके संदर्भ में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से सहमति भी मिल चुकी है। विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन करना चाहता है, जो उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली की निर्वाचित सरकार की शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करेगा। इस विधेयक के दिल्ली के शासन पर कई निहितार्थ हैं, जो भारत के संविधान के तहत विशेष दर्जा प्राप्त एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब नजर डालते हैं इसके विवरण पर। इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली सेवा अध्यादेश को प्रतिस्थापित करना और दिल्ली में शासन संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव करना है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का विवरण भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली के महत्व पर जोर देकर ऐसे कानून की आवश्यकता को उचित ठहराता है, जहां कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और प्राधिकरण स्थित हैं। इस विधेयक का उद्देश्य राजधानी के प्रशासन में राष्ट्र के हितों को दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश के हितों के साथ संतुलित करना है। अब जान लेते हैं बिल के बारे में कुछ मुख्य बातों को। पहला है उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को अंतिम प्राधिकारी के रूप में नामित करना। विधेयक में दिल्ली सरकार के तहत सेवारत सभी नौकरशाहों की पोस्टिंग और स्थानांतरण से संबंधित मामलों में दिल्ली के उपराज्यपाल को अंतिम अधिकार देने का प्रस्ताव है। इसका यह मतलब है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास दिल्ली प्रशासन में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियों और तबादलों पर निर्णय लेने की शक्ति होगी। दूसरा है एलजी को बोर्डों और आयोगों के प्रमुखों की नियुक्ति करने का अधिकार होगा। विधेयक उपराज्यपाल को दिल्ली विधानसभा द्वारा अधिनियमित विभिन्न बोर्डों या आयोगों के प्रमुखों की नियुक्ति की शक्ति भी प्रदान करता है। यह कदम एलजी को इन निकायों के कामकाज पर अधिक नियंत्रण देता है। तीसरा है 19 मई के अध्यादेश से विचलन। मसौदा विधेयक दो पहलुओं में 19 मई के अध्यादेश से विचलित है। यह उस धारा को हटा देता है जिसने विधानसभा को 7वीं अनुसूची की सूची द्वितीय की प्रविष्टि 41 में शामिल मामलों को छोड़कर संविधान के अनुच्छेद 239 ए के अनुसार कानून बनाने की शक्ति दी थी। यह एलजी को बोर्डों और आयोगों के प्रमुखों की नियुक्ति का अधिकार देता है। चौथा है राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण यानी कि NCCSA का निर्माण। विधेयक NCCSA की स्थापना का प्रस्ताव करता है, जो सभी समूह ए अधिकारियों यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और दानिश्क दिल्ली के अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा दिल्ली सरकार में कार्यरत है। पांचवा है NCCSA की संरचना। NCCSA की अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे, जो प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होंगे, दिल्ली के मुख्य सचिव सदस्य के रूप में काम करेंगे और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव सदस्य सचिव होंगे। NCCSA के निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किए जाएंगे। यह विधेयक दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच शक्ति की गतिशीलता को फिर से परिभाषित करने का एक प्रयास प्रतीत होता है, विशेष रूप से नौकरशाहों और प्रशासनिक मामलों पर नियंत्रण के संबंध में। पांचवा है संवैधानिक मुद्दे। निर्वाचित सरकार का दावा है कि अध्यादेश संविधान का उल्लंघन करता है, जहां अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण की शक्ति उन्हें सौंपी गई है। उपराज्यपाल की शक्तियों में वृद्धि संघवाद के सिद्धांत, जो संविधान में निहित है, का उल्लंघन करता है। अब जान लेते हैं अध्यादेश के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में। RC कूपर बनाम भारत संघ 1970। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अध्यादेश की आवश्यकता के संबंध में राष्ट्रपति का समाधान यानी कि प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है और इसे चुनौती दी जा सकती है। न्यायालय ने यह भी माना कि एक अध्यादेश भी संसद के अधिनियम के समान ही संवैधानिक सीमाओं के अधीन है और किसी भी मूल अधिकार या संविधान के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। दूसरा है AK रॉय बनाम भारत संघ 1982। इस मामले में इस अध्यादेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें लोगों को बिना मुकदमे के 1 साल तक निवारक निरुद्ध किए जाने की अनुमति दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अध्यादेश की वैधता बनाए रखी, लेकिन इसके उपयोग के लिए कुछ नियम प्रदान किए, जैसे कि एक बोर्ड द्वारा नियमित समीक्षा, व्यक्ति को निरुद्ध किए जाने के कारण से अवगत कराना और निरोध का विरोध करने का अवसर देना। न्यायालय ने यह भी कहा कि अध्यादेश का उपयोग संसदीय विधान के विकल्प के रूप में नहीं किया जाना चाहिए और इसका सहारा केवल अत्यधिक तात्कालिकता या अप्रत्याशित आपात स्थिति में मामलों में ही लिया जाना चाहिए। तीसरा है DC बाधवा बनाम बिहार राज्य 1987। इस मामले में वर्ष 1967 से 1981 तक बिहार के राज्यपाल द्वारा विभिन्न विषयों पर जारी किए गए कई अध्यादेशों को चुनौती दी गई थी, जिनमें से कुछ को राज्य विधानमंडल के समक्ष पेश किए जाने के बार जारी किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी अध्यादेशों को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि अध्यादेशों का पुनः प्रख्यापन संविधान के साथ धोखाधड़ी और लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया का ध्वंस है।
न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि कोई अध्यादेश जारी किए जाने के 6 सप्ताह के भीतर विधायिका द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तो वह स्वतः समाप्त हो जाएगा और उसे पुनः प्रख्यापन के माध्यम से जारी नहीं रखा जा सकता है। आगे की राह, विशेषज्ञ समिति का गठन। मुद्दे को सुलझाने के लिए अनुशंसाएं देने हेतु विधिक, संवैधानिक और प्रशासनिक विशेषज्ञों की एक विशेषज्ञ समिति बनाई जा सकती है। इस समिति को विधिक एवं प्रशासनिक पहलुओं का गहन विश्लेषण करना चाहिए, पूर्व दृष्टांतों की समीक्षा करनी चाहिए और ऐसे व्यवहारिक समाधान प्रस्तावित करना चाहिए जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखें। संवाद और वार्ता। मुद्दे के समाधान के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का सार्थक संवाद एवं वार्ता में संलग्न होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे पारस्परिक रूप से सहमत समाधान की तलाश करनी चाहिए जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों और राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली की अद्वितीय स्थिति का सम्मान करता हो। संवैधानिक सिद्धांतों का सम्मान। संपूर्ण समाधान प्रक्रिया के दौरान सभी हितधारकों के लिए लोकतांत्रिक शासन शक्तियों के पृथक्करण और निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों सहित संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण है। संवैधानिक ढांचे का सम्मान करने से मुद्दे को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हल करने के लिए एक ठोस आधार मिलेगा। नजर डालते हैं आज के मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के तहत संघवाद कैसे संचालित होता है? भारत के शासन और सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर संघवाद का क्या प्रभाव है? संघीय ढांचे को बनाए रखने में मुख्य चुनौतियां क्या हैं? और भारत में संघवाद को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए देश कैसे आगे बढ़ सकता है? इस प्रश्न का जवाब आपको 250 शब्दों में लिखना है। दूसरा प्रश्न है, अध्यादेशों का आश्रय लेने ने हमेशा ही शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत की भावना के उल्लंघन पर चिंता जागृत की है। अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति के तर्काधार को नोट करते हुए विश्लेषण कीजिए कि क्या इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों ने इस शक्ति का आश्रय लेने को और सुगम बना दिया है? क्या अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति का निरसन किया जाना चाहिए? इस प्रश्न का जवाब आपको 250 शब्दों में लिखना है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल नोटबुक IAS को।